हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टेलर की कुछ और टेक्निक्स के बारे में जिसको नाम दिया गया है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। ये स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता क्या है? बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। यानी कि मान लीजिए मेरे पास ये पेन ड्राइव है, आप देख रही है पेन ड्राइव, ठीक है। और सैनडिस्क की पेन ड्राइव है। अगर मैं ये पेन ड्राइव दोबारा खरीदने जाता हूँ तो बिल्कुल सेम साइज, सेम कलर, सेम वेट, सेम डिजाइन, सब कुछ सेम होगा, फंक्शनिंग भी सेम होगी। इसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं हम लोग। मान लीजिए आप एक कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइम आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं तो क्या आप उसको टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट सेम आ रहा है? उसका वेट, उसका लुक, उसका साइज, उसका कलर बिल्कुल सेम होता है। एंड दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेना। अब इसका फायदा क्या होता है? एक तो आप एक ही चीज को बार बार बना रहे हो, सेम स्टैंडर्ड पे बना रहे हो, एंड वंस इट इज एक्सेप्टेबल बाय द कस्टमर तो आपको आसानी हो जाती है सेम चीज को प्रोड्यूस करने में। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है प्री एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी। आई रिपीट, प्री एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी। मान लीजिए मेरे पास कोई पेन है, ये यूनिबॉल का पेन है मेरे पास में। अब यूनिबॉल का पेन मैं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं यूनिबॉल का पेन लेने जाऊंगा तो क्या मैं दोबारा चेक करके देखूंगा? नहीं, मेरे को पहले से ही एश्योरेंस होगा इसकी क्वालिटी का, बिकॉज ऑफ इट्स स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन पर टेलर ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया, और आज आप जितने भी स्टैंडर्डाइज चीज़ें देख रहे हो वो सारी की सारी टेलर की देन है। स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर कुछ और टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स किया जाता है। मसलन टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी। अब हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे क्या होता है ये। टाइम स्टडी क्या होती है? टाइम स्टडी का मतलब होता है हमें चेक करना, एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना। स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। यानी एक काम को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए, कितने मिनट्स या कितने सेकंड या कितने आवर्स या कितने डेज। हम अगर वो फिक्स कर पाते हैं तभी हमारे को फायदा क्या होगा? हम नंबर ऑफ वर्कर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं। एक प्रोडक्ट को बनाने में हमने स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया, 2 आवर्स लगते हैं, ठीक है। और एक पर्सन एक दिन में मान लीजिए 10 घंटे काम करता है, यानी कि एक दिन में वो कितने यूनिट्स बना पाएगा? 5। क्योंकि एक को बनाने में 2 घंटे लगते हैं और 10 घंटे में कितने यूनिट्स बनेगी? 5। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन एक दिन में 5 यूनिट बनाता है, और अगर मुझे 100 यूनिट बनानी है तो कितने लोगों की जरूरत होगी? 20। एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी कि स्टैंडर्ड टाइम का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? हम नंबर ऑफ वर्कर्स को असरटेन कर सकते हैं, हमें कितने वर्कर्स चाहिए किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। टू गेट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ लेबर, इस समय कॉस्ट ऑफ लेबर भी पता चल जाती है। मान लीजिए मैंने कहा 20 लोग चाहिए मेरे को 100 यूनिट बनाने के लिए, ठीक है। अब मैं कॉस्ट की बात करूं, अगर मान लो एक लेबर को मैं रोज के 500 रुपये देता हूं, एक लेबर को अगर मैं रोज के 500 रुपये देता हूं, तो मैं हिसाब लगा सकता हूं मुझे कितनी लेबर चाहिए, उस हिसाब से मैं अपनी कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो टाइम स्टडी का पहला ऑब्जेक्टिव है, हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है। दूसरा, हमें सामान को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, तभी हम उसका प्राइस भी डिसाइड कर सकते हैं। और हम यहाँ पर एक इंसेंटिव प्लान भी फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए हमने स्टैंडर्ड टाइम बनाया 2 घंटे का, इसका मतलब एक दिन में एक पर्सन जो मैक्सिमम यूनिट बना सकता है वो 5 है। लेकिन अगर कोई पर्सन 6 बनाए या 7 बनाए तो हमें उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव देना चाहिए ना। तो ये भी एक फ़ायदा है, हम इंसेंटिव प्लान फिक्स कर सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम स्टडी। जब हमें स्टैंडर्ड टाइम पता होगा तभी ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हम पूरे कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर में एक और टेक्निक आती है जिसको नाम दिया गया मोशन स्टडी। मोशन यानी कि मूवमेंट। मोशन का मतलब यहाँ पर क्या है? मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। स्टडी ऑफ मोशंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय वर्कर्स एंड मशीन्स while doing the job. Purpose is to eliminate the unnecessary motions. मूवमेंट की बात करें, मैं एक लाइव एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई ना कोई पंखा ठीक करने वाला ज़रूर आया होगा या एसी रिपेयर करने वाला ज़रूर आया होगा।
अब पंखा क्योंकि छत पे लगा होता है, नॉर्मली एसी हायर पोजीशन पर होता है, तो बार बार ऊपर नीचे चढ़ना, फिर ऊपर चढ़ना, फिर नीचे उतरना, बहुत सारी ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें टाइम और एनर्जी दोनों कंज्यूम होती है। ये तो एक एग्जांपल है आपके घर का। अगर यही सिचुएशन प्रोडक्शन यूनिट पर हो या फैक्ट्री में बार बार ऊपर चढ़ना उतरना हो, तो अननेसेसरी मोशन यानी कि मूवमेंट करनी पड़ेगी। इससे टाइम भी वेस्ट होगा और एनर्जी भी वेस्ट होगी। अगर हम उसकी जगह पर सीट अगर बेल्ट बांध दें, जिससे सारे टूल्स एक मैनेजर, प्रोडक्शन यूनिट का जो मैनेजर है वो अपने पास रख सके, या एक सीढ़ी हो जिससे वो ऊपर नीचे आराम से चढ़ सके। मतलब एक ही है मोशन स्टडी का कि अगर किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते वक्त अननेसेसरी मूवमेंट हो रही है, उससे एनर्जी और टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं ताकि हमारी अननेसेसरी मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाए, अननेसेसरी टाइम और एनर्जी जो लग रही है वो बच पाए। इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मोशन स्टडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मोशन स्टडी। नेक्स्ट आता है फटीग स्टडी। फटीग ये वर्ड आपने एक बार पहले भी सुना होगा। अगर आपने भाग मिल्खा भाग पिक्चर देखी है तो उसमें मिल्खा बड़ा खुश होता है, कहता है मेरी फटीग माफ हो जाएगी। फटीग का मतलब होता है थकान, एनर्जी लॉस। देखो जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि पर्सन काम कर रहा है, ऑलरेडी 1 2 3 4 4 कप चाय पी चुका है। हाँ, कॉफ़ी भी हो सकती है। बाल खड़े हो गए, आंखें बाहर आ गई है, लग रहा है कि वो काम कर रहा है ना, लेकिन वो कितना थक चुका है ये नहीं पता हम लोगों को। तो फटीग स्टडी का पर्पस क्या होता है? ये चेक करना कि किसी भी काम को करने में कितनी देर में थकान हो जाती है। यानी लगता तो है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा एनर्जी लेवल जो है वो डाउन आता चला जाता है, कम होता चला जाता है ना। हम काम तो कर रहे हैं लेकिन एनर्जी लेवल डाउन होता जा रहा है। तो कितनी देर के बाद री एनर्जाइज करने के लिए ब्रेक मिल जाना चाहिए, ब्रेक, उस स्टडी को हम फैटिग स्टडी बोलते हैं। ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल इज कॉल्ड फैटिग स्टडी। यानी कितनी देर का ब्रेक होना चाहिए और कितनी देर के बाद ब्रेक होना चाहिए। दोबारा समझिए, मान लीजिए आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली इस पर भी थकान होती है, लेकिन जिसके लिए ब्रेक की जरूरत होती है वो 15 मिनट का ब्रेक बहुत होता है। आप री एनर्जाइज कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, घूम फिर के आ सकते हैं, टहल सकते हैं, क्योंकि आप फिजिकली हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं। तो छोटा सा ब्रेक सफिशिएंट रहेगा, ड्यूरेशन कम होगा चलेगा, लेकिन आप फिजिकली काम कर रहे हैं, आप ग्राउंड फ्लोर से सामान उठा करके थर्ड फ्लोर पे रख रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, ऐसे में तो आप फटीग ज़्यादा होगी, तो ड्यूरेशन जो रेस्ट इंटरवल का होगा वो ज़्यादा होगा। तो फटीग स्टडी के अंदर दो चीज़ें हम फोकस करते हैं, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल। कितनी देर के बाद ब्रेक देना है और कितनी देर का ब्रेक देना है, ये दो बातों पर हमारा फोकस होता है फटीग स्टडी में। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो एफिशिएंसी लेवल हम मेंटेन कर रहे हैं वो मेंटेन रहे। लास्ट आती है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब क्या होता है? मेथड स्टडी का मतलब होता है कि हर काम को करने का एक एप्रोप्रिएट मेथड होता है और हमें हमेशा एक सुटेबल मेथड चूज करना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। आइडेंटिफाई मोस्ट सुटेबल वे टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, तो एक काम को करने के लिए आप एक बहुत अच्छा सुटेबल वे बना सकते हो, जिससे आप मेथड स्टडी कर सकते हो। आप इसके लिए प्रोसेस चार्ट भी बना सकते हो, ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, नेम 2 टेक्निक्स ऑफ मेथड स्टडी, तो आपका आंसर होगा प्रोसेस चार्ट एंड ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक। ये क्वेश्चन 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें और क्वालिटी को और लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव कर सकें। देखो, हर काम को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे सूटेबल मेथड को चूज करना है ताकि आप कॉस्ट को कम से कम कर सकें, है ना। अगर आप कॉस्ट कम करेंगे और उसके बाद आप क्वालिटी को और इंश्योर कर पाएंगे, अच्छी क्वालिटी दे पाएंगे, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ा पाएंगे, तो यू आर यूजिंग अ बेस्ट मेथड। तो ये कुछ स्टडीज थी जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क में काम आती है। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी। इस पर हम आगे चल के बहुत सारी केस स्टडीज भी करेंगे ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके किस स्टडी के बारे में हम बात कर रहे हैं।
अब आता है सिंप्लीफिकेशन। ये भी एक टेक्निक है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब समझिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपसे कि मैं जब भी अपनी शर्ट लेने जाता हूँ तो एक शोरूम है जिसमें मैं जाता हूँ। अब उस शोरूम के अंदर मैं जब भी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ पर बहुत कम स्टॉक होता है। मतलब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल शर्ट मिलती है, गिने चुने साइज होते हैं। अगर मैं वहाँ जाकर उनको बोलूँ कि मुझे पार्टी वेयर शर्ट चाहिए, बोलते कि नहीं है। मैं अगर उनको बोलूँ मुझे कुर्ता पजामा दे दो, बोलते नहीं है। मैं बोलता मुझे कैजुअल चाहिए, कैजुअल वेयर चाहिए, बोलते नहीं है। मतलब वो शोरूम सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोफेशनल शर्ट्स के लिए, आप कह सकते हो कि फॉर्मल शर्ट्स के लिए, ये फॉर्मल वेयर्स के लिए बना हुआ है। इसलिए वहां पर ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही लोग होते हैं। उनको पता है हमारे यहाँ पर जो भी आएगा वो फॉर्मल शर्ट या फॉर्मल ड्रेस कोड ही खरीदेगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप किसी भी बड़े ब्रांडेड शोरूम में चले जाइए जहां जूते मिलते हैं, आप देखेंगे वहां पर सबसे कम वैरायटी मिलेगी आपको, गिने चुने शूज होंगे। बोलेंगे देख लो जी, पड़े हैं, उठा लो इसमें से। वहां पर आपको लोग नहीं होंगे, आपके पीछे नहीं पड़ेंगे, देखो जी ये पसंद नहीं आ रहा, मैं दूसरा दिखा दूं, वो पसंद नहीं आ रहा, मैं तीसरा दिखा दूं। ऐसा कभी नहीं होगा। बेसिकली दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन, पुटिंग एन एंड टू द अननेसेसरी टाइप्स, अननेसेसरी क्वालिटीज, अननेसेसरी साइज, वेट्स एंड अननेसेसरी लुक्स। खत्म कर दो। टेलर ने बहुत अच्छी टेक्निक सजेस्ट की। वो कहता है अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में डील करोगे, बहुत सारा क्वालिटीज़ में डील करोगे, आप कभी भी फोकस नहीं कर पाओगे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। तो अननेसेसरी जितनी भी चीज़ें हैं वो खत्म कर दो, चाहे वो क्वालिटी है, साइज है, वेट्स है, लुक्स है, टाइप्स है, हटा दो। इससे 2 फायदे हैं। एक तो लेबर कॉस्ट का काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पर्टिकुलर एक ही चीज़ बनानी है, एक ही चीज़ पे फोकस करना है। प्लस आपका स्टॉक मेंटेनेंस बहुत कम हो जाएगा। आई होप आपने ट्रेडिंग अकाउंट जरूर बनाया होगा 11th क्लास अकाउंट्स के अंदर में। तो आपने देखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 2 ही आइटम सबसे ज़्यादा आती हैं, एक क्लोजिंग स्टॉक और एक सेल। यानी क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट होता है वो हमेशा सबसे ज़्यादा होता है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सिंप्लीफिकेशन प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे हो तो स्टॉक मेंटेनेंस आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। और ये बहुत अच्छी टेक्निक है जो टेलर ने सजेस्ट की। फिर आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये बहुत सिंपल टेक्निक है। ये कहते हैं वर्कर्स शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द पीसेस ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम, डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। देखो, डिफरेंशियल का मतलब है अलग अलग वेजेस पे करना। पीस वेज का मतलब है पीस के हिसाब से। मान लीजिए कोई 18 पीस बना रहा है एक दिन में, तो उसको 18 के हिसाब से पे करो। कोई 20 बना रहा है तो 20 के हिसाब से पे करो। कोई 25 बना रहा है तो 25 के हिसाब से पे करो। अब यहाँ पर टाइम स्टडी का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए एक दिन के अंदर हमने डिसाइड किया कि स्टैंडर्ड यूनिट 20 बननी चाहिए, और हमने हिसाब लगाया कि 20 के हिसाब से हमारे को लेट सपोज 1000 रुपीज़ पे करने हैं एक दिन के 20 यूनिट के हिसाब से। अब कोई पर्सन मान लीजिए कम यूनिट बना रहा है तो हम उसको कम पैसे दे सकते हैं, और कोई ज़्यादा एफिशिएंटली बना रहा है, 25 या 30 यूनिट बना रहा है, तो हम उसको ज़्यादा पैसे, ज़्यादा रेट पर इंसेंटिव दे सकते हैं। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। मान लीजिए कि आप पर यूनिट पर 50 रुपये देते हैं, जैसे 20 यूनिट पर 50 देंगे तो 1000 रुपीज़ पर डे का हो गया ना। इसका मतलब आप 50 रुपीज़ पर यूनिट पे कर रहे हैं। तो अगर कोई पर्सन 15 या 14 यूनिट बनाता है तो आप उस 50 रुपये के रेट को कम करके 45 रुपीज़ पर पे कर सकते हो, क्योंकि वो स्टैंडर्ड यूनिट से कम यूनिट बना रहा है। और कोई अगर ज़्यादा बनाता है एक दिन के अंदर यूनिट्स, कोई पर्सन ज़्यादा यूनिट बनाता है एक दिन के अंदर, 20 से ज़्यादा यूनिट बनाता है, मान लीजिए 25 या 30, तो आप 50 रुपये की रेट को बढ़ा करके 55 भी कर सकते हो। ये एफिशिएंट वर्कर को इंसेंटिव देगा, बूस्ट करेगा और ज़्यादा बनाने के लिए, और जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसको डीमोरलाइज करेगा कि भैया आप भी कम से कम स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलो। और इस टेक्निक को बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। एक डेफिनेशन फॉरमैन की जो हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं, लोवेस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर, ये 1 नंबर में डेफिनेशन आती है। इसको नोट डाउन जरूर 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 कर लीजिएगा बेटे। ये थे कुछ टेक्निक। एक छोटा सा कंसेप्ट और आज हम करेंगे जिसको नाम दिया गया है मेंटल रिवॉल्यूशन। आपने देखा होगा जैसे इस समय आईटी रिवॉल्यूशन चल रहा है, कभी आयरन रिवॉल्यूशन था, ठीक है, स्टील रिवॉल्यूशन आया, अब मेंटल रिवॉल्यूशन क्या है बेटा? Mental revolution involves a change in the attitude of workers and management
टूवर्ड्स वन अनदर फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कॉपरेशन। यानी ये बात बहुत पुरानी है, करीब 100 साल पुरानी है, जब टेलर ने मेंटल रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया, थ्योरी दी। मेंटल रिवॉल्यूशन में टेलर का ये ओपिनियन था कि हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, यानी कि वर्कर्स को और मैनेजमेंट को सोच को बदलने की ज़रूरत है, कंपटीशन से कॉपरेशन की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। अगर वो लोग सोच को नहीं बदलेंगे तो आगे ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएंगी। और इसी सोच ने आज इतना बदलाव ला दिया है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच का जो फासला है काफ़ी कम हो चुका है और सोच बदल चुकी है। उन्होंने एम्फेसिस किया मैनेजर्स शुड शेयर अ पार्ट ऑफ सरप्लस विद वर्कर्स, यानी मैनेजर्स को अगर प्रॉफिट होता है तो वो अपने कुछ पार्ट को वर्कर्स के साथ शेयर करें, एंड वर्कर्स शुड आल्सो कंट्रीब्यूट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, और वर्कर्स को भी अपनी मैक्सिमम एबिलिटी से काम करना चाहिए। अब आप मुझसे कहेंगे सर ये सेम बातें तो हमने एक जगह पर और पढ़ी थी जिसका नाम था कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, है ना। हमने जब प्रिंसिपल्स किए थे तो हमने वहाँ पर हमने 4 प्रिंसिपल्स किए थे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज आर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी लेवल। वहाँ पर कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म में भी सेम बातें कही थी। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कैसे आंसर करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो मेंटल रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है या फिर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहा है। तो अब आपको क्वेश्चन पे फोकस करना होगा। अगर क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल या नेम द प्रिंसिपल और यही बातें लिखी हुई हैं तो आप लिखेंगे कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और अगर यही सेम बात लिखी है केस स्टडी में और आपसे पूछा जाता है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाई द थ्योरी, तो आपका आंसर क्या होगा, मेंटल रिवॉल्यूशन। गॉट इट। दोनों में सेम बातें कही गई हैं, दोनों का सेम फोकस है, सिर्फ ये थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है और वो प्रिंसिपल है, इतना फर्क है दोनों के बीच में। आई होप अब आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, सारी टेक्निक्स आपको क्लियर हो गई होंगी जिस पे टेलर ने फोकस किया। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।